हेलो स्टूडेंट्स, मेरे लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने बात की थी लोड लाइन की। और लोड लाइन को और अच्छे से समझने के लिए लोड लाइन का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लोड लाइन को हमने ड्रॉ क्यों किया, क्या ज़रूरत पड़ी लोड लाइन की, आज हम थोड़ा सा और उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। और उस डायरेक्शन में जब मैं आगे बढ़ूँगा तो मैं अब कुछ क्वेश्चन पॉइंट की भी बात करूँगा, कुछ मैं बात करूँगा AC मॉडल एंड DC मॉडल, AC इक्विवेलेंट सर्किट एंड DC इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर की ही बात मैं कर रहा हूँ, और की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ही एम्पलीफिकेशन के लिए जनरली यूज़ होता है। और यदि आपको और करने होंगे तो आप सिमिलर लाइंस के ऊपर आप चल के कर सकते हैं। यहाँ जो डायग्राम मैंने अभी बनाया है, ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम आफ्टर द बाइसिंग का कंसेप्ट लगाया। बाइसिंग क्यों करते हैं, उसका नीड क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैंने इस सर्किट को बना दिया। यहाँ एक मेन चीज़ आप देख रहे होंगे कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो एक डायग्राम ये बनाया था, बहुत सिंप्लीफाइड डायग्राम था, ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड डायग्राम था। इस डायग्राम से हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, देखिए इस डायग्राम के अंदर हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लगाई थी, जो रिक्वायर्ड है वही, जो चीज़ यहाँ दिखाने की थी वही दिखाई है। लेकिन दिस वाज नॉट द प्रैक्टिकल सर्किट ये है, ठीक है। तो यहाँ क्या था, दो बैटरी थी, उस दो बैटरी को रिप्लेस कर दिया एक बैटरी से। और कैसे वर्क करेगा ये, देखिए यहाँ आपको वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, यहाँ आपको वोल्टेज कम चाहिए, ठीक है। यहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, यहाँ वोल्टेज कम चाहिए। तो जो ज़्यादा वोल्टेज और कम वोल्टेज चाहिए, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग टू बैटरीज हमने क्या किया, एक ही बैटरी से काम चला दिया। उस बैटरी के अंदर यहाँ तो वोल्टेज आउटपुट सेक्शन में जहाँ वोल्टेज ज़्यादा चाहिए वहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिल गई, और यहाँ कम चाहिए यहाँ कम मिल गई। अब देखिए एक चीज़ बड़ी ध्यान से देखना कि ये जो टर्मिनल है यहाँ ग्राउंड है, दिस टर्मिनल इज ग्राउंड, ठीक है। तो आप ये देखना कि यहाँ यदि मैं इस डायग्राम को इसके जैसे, मतलब इस तरीके से बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा ये डायग्राम। एक वोल्टेज यहाँ होगी, ये वोल्टेज सपोज करो दिस इज VB, और एक ये वोल्टेज है सपोज करो दिस इज VE। ये जो बैटरी लगी हुई है, दो बैटरी लगी हुई है, मैं इन बैटरी की वोल्टेज बता रहा हूँ, मैं इन टर्मिनल्स की वोल्टेज नहीं बता रहा। तो कुछ ऐसा बनेगा ये डायग्राम, एक ये, उसके बाद ये, यहाँ VB लगा दिया मैंने, और ये नोटेशन अलग अलग है, बस दिखाने का तरीका अलग है, और ये मैंने ग्राउंड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे मैंने VC लगा दिया। अब ये सर्किट और ये सर्किट सेम है, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। देखिए यहाँ से इसको यदि मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा सर्किट पूरा हो गया, इसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूँगा सर्किट पूरा हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ दिखाने का तरीका है। तो आप यहाँ देखिए दो बैटरी थी यहाँ, और दो बैटरी को मैंने सिंगल बैटरी में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है कि जहाँ ज़्यादा वोल्टेज चाहिए वहाँ हम ज़्यादा वोल्टेज ले लेंगे, जहाँ कम चाहिए वहाँ कम ले लेंगे। वो कैसे लेंगे वो अभी मैं बताता हूँ। ये चीज़ क्लियर हो गई कि आपका इनिशियली ये था, आप इनिशियली यहाँ थे और आप यहाँ तक पहुँचे। अब मैं इसके वन बाय वन क्या क्या चीज़ इसके अंदर है, क्या क्या इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, हर चीज़ डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल क्या है कि यहाँ आप देखिए, ये CC लगा हुआ है, इसको कपलिंग कैपेसिटर बोलते हैं। एक ये कपलिंग कैपेसिटर है, एक ये R1 है, ये R2 है, दो रेजिस्टेंस है, पोटेंशियल डिवाइडर कर रहे हैं ये RC है, RC मीन्स कलेक्टर रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको। ये RE है, इसको एमिटर रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये CE है, इसको एमिटर कैपेसिटेंस बोलते हैं, लेकिन बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं मेनली इसको, बाईपास कैपेसिटर। कई बार इसकी CB से रिप्रेजेंटेशन होती है, दिस इज कॉल्ड बाईपास कैपेसिटर। और ये लोड रेजिस्टेंस है, और दिस इज इनपुट वोल्टेज। ये वो नहीं है जो हमने अब तक देखा है। हमने अब तक क्या देखा था, हमने ये देखा था कि यहाँ दो वोल्टेज सप्लाई लगी, दो वोल्टेज सोर्स लगे थे। अब ये मत समझना आप एक ये वोल्टेज सोर्स एक ये वोल्टेज सोर्स, नहीं, ऐसा नहीं है।
बिल्कुल नहीं है ऐसा। यहाँ देखिए ये जो वोल्टेज लगी हुई है ये दोनों डीसी वोल्टेज है, ये भी डीसी वोल्टेज है, लेकिन ये एसी वोल्टेज है, ये एसी सिग्नल है। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल ये है कि आप एक आटा चक्की पे जाते हो, आपको गेहूं पिसवाने और आटा बनवाना है। आप आटा चक्की के ऊपर गए तो इनपुट क्या है उस आटा चक्की की, आपने गेहूं डाला वो इनपुट है, और आउटपुट में क्या निकला, जो पिस के ग्राउंड होने के बाद क्या निकला, ग्राइंडिंग होने के बाद क्या निकला, आपका आटा निकला उसमें से। तो मैं आपसे पूछूं इनपुट क्या है, तो क्या है गेहूं, और आउटपुट क्या है आटा। प्रोसेस किया, प्रोसेस किसने किया, चक्की ने किया। अब चक्की क्या अपने आप चल रही है, चक्की को चलाने के लिए भी तो कोई एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो एनर्जी मिल रही है इलेक्ट्रिसिटी से। तो वो एनर्जी किससे मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी से। तो मैं एक तरीके से देखूँ, आप सोच के देखो कि चक्की की इनपुट क्या है। चक्की की इनपुट तो इलेक्ट्रिसिटी भी है ऐसे तो, लेकिन हम वहाँ दो चीज़ देखेंगे। एक एनर्जी उसको दी जा रही है जो उसको प्रोसेस कर रहा है, जो उसको ऑपरेट करवा रहा है, और दूसरा जो हम वेट डाल रहे हैं वो प्रोसेस होकर आउटपुट में आ रहा है। वहाँ तो एक तो चीज़ गेहूँ था और एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल था, लेकिन जब मैं यहाँ इसके ऊपर आता हूँ, जब मैं ट्रांजिस्टर के ऊपर आता हूँ, तो ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर जब आप यूज़ करते हैं तो इसके ऊपर एक तो ऑपरेटिंग वोल्टेज लगेगी जो इसको ऑपरेट करवाएगी। जैसे चक्की के अंदर आपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल दिया उसको चलाने के लिए, और दूसरा जो सिग्नल होगा वो सिग्नल होगा जिसको आप एम्पलीफाई करना चाहते हैं, जिसको आप प्रोसेस करना चाहते हैं। सपोज करो आपने एक ऑडियो सिग्नल है, आपकी ऑडियो का सिग्नल है, आपके वॉइस का सिग्नल है, माइक से आपने उसको क्या किया, आपने माइक में बोला, माइक से कन्वर्ट हो गया, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो गया, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इतना वीक सिग्नल है कि वो आपके स्पीकर के ऊपर सुनाई नहीं दे सकता, या वो स्टोर नहीं कर सकते आप उसको, बहुत वीक सिग्नल है। तो क्या करोगे, उसको आप एम्पलीफाई करोगे, और एम्पलीफाई करने के लिए उस सिग्नल को हमने यहाँ दिया। जो वॉइस सिग्नल है दैट इज अल्टरनेटिंग सिग्नल, वॉइस सिग्नल इज नॉट कॉन्स्टेंट। वॉइस सिग्नल ऐसा नहीं होता, वॉइस सिग्नल जनरली इस टाइप का होता है, आपने कभी देखा हो तो, ठीक है। कभी इसके यदि ऑसिलोस्कोप में देखोगे तो वॉइस सिग्नल कुछ इस टाइप का मिलेगा। तो वॉइस सिग्नल कभी भी कांस्टेंट सिग्नल नहीं होता, तो वॉइस सिग्नल अल्टरनेटिंग होता है। तो वो आपने यहाँ अप्लाई किया, यहाँ अप्लाई करके वो आपने प्रोसेस किया, उसको प्रोसेस करने के बाद एम्पलीफाइड हो गया, वो आउटपुट में मिलेगा। और यहाँ आर एल जो शो कर रहे हैं, सपोज करो दिस इज योर स्पीकर है, ये स्पीकर के अक्रॉस आपको आउटपुट मिल जाएगी। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, छोटा सा एग्जांपल दिया सिर्फ समझने के लिए। तो क्या है, यहाँ दो वोल्टेज लगी है, एक वोल्टेज ये लगी है और एक वोल्टेज ये लगी है, ये इनपुट वोल्टेज है। इसको इनपुट वोल्टेज बोलते हैं, इसको ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इनपुट दे रहे हैं वो एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिलती है, यहाँ जो इनपुट दे रहे हैं वो एम्पलीफाई होकर आउटपुट में मिलती है। और एम्पलीफिकेशन कितना होता है, एम्पलीफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो वोल्टेज गेन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, कितना होगा। अब बात आती है इसका, बाकी सर्किट को सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला मिल जाएगा, लेकिन अब देखिए मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में बताता हूँ वन बाय वन। ये जो VCC वोल्टेज लगाई है, ये अब दोनों के लिए, इनपुट सेक्शन के लिए भी और आउटपुट सेक्शन के लिए भी ऑपरेटिंग वोल्टेज का काम करेगी। इसको हमने फॉरवर्ड बायस बनाना है और इसको हमने रिवर्स बायस बनाना है। R1 और R2 पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस है, इनका काम है पोटेंशियल को डिवाइड करके यहाँ देना, कितने वोल्टेज देना, जितना इसको रिक्वायर्ड है, ठीक है। और इसको कितना रिक्वायर्ड है, मिनिमम 0.7 वोल्ट रिक्वायर्ड है। जितना यहाँ सिलिकॉन में यहाँ ड्रॉप होगा उतना तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, बाकी डिपेंड करेगा आप कितने इनपुट सिग्नल को हैंडल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वोल्टेज लगानी पड़ेगी। लेकिन टिपिकल वैल्यू 3 वोल्ट्स है इसकी, ठीक है, टिपिकल वैल्यू 3 वोल्ट्स। तो क्या होगा, पोटेंशियल डिवाइडर फार्मूला लगेगा, जितना पोटेंशियल यहाँ ड्रॉप हो रहा है वो इसके इनपुट पे अपीयर होगा, जितना ड्रॉप यहाँ हो रहा है इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में हो रहा है उतना इनपुट यहाँ अपीयर होगा, उतना ही यहाँ वोल्टेज अपीयर होगी, ठीक है। इनका पता लग गया आपको। अब बात आती है
इस रेजिस्टेंस की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये रेजिस्टेंस क्यों लगाया गया है। ये रेजिस्टेंस जो है इसको हम फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक रजिस्टर भी बोलते हैं। मीन्स दिस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर द नेगेटिव फीडबैक। अब नेगेटिव फीडबैक जहाँ भी होती है, नेगेटिव फीडबैक जहाँ भी होगी वो क्या करेगी, गेन को कम कर देती है। ऑब्वियस सी बात है, जब नेगेटिव फीडबैक, या आप एक टैंक, वाटर टैंक भर रहे हैं, उस वाटर टैंक से आपने लीकेज कर ली, उस वाटर टैंक से आप पानी निकालना शुरू कर दो तो उसको देर में भरेगा। ठीक है, थोड़ा पानी निकालना शुरू कर दो तो देर में भरेगा। अब देखिए ये जो रेजिस्टेंस है ये इनपुट का पार्ट भी है और आउटपुट का पार्ट भी। अभी एक बार इसको कैपेसिटर को भूल जाओ, ये इनपुट का पार्ट भी और आउटपुट का पार्ट भी है। इट मीन्स यहाँ जो ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इनपुट और आउटपुट दोनों जगह वर्क करेगा। तो नेगेटिव फीडबैक, अब ये नेगेटिव फीडबैक गेन को कम करती है। ठीक है, अब एक चीज़ देखिए कि यहाँ जो इसके अंदर कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर यहाँ जो आउटपुट आती है वो इनपुट से अपोजिट फेज में। सपोज करो इनपुट हमने ये दी, आउटपुट एम्पलीफाई होके अपोजिट फेज में मिलती है, एम्पलीफाई होके। ठीक है, फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती, ये जस्ट दिखाने के लिए किया है। फ्रीक्वेंसी वेरी नहीं करती, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन सिग्नल वेरी कर जाएगा, सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, सिग्नल चेंज हो गया तो आपको आउटपुट में सिग्नल एम्पलीफाइड मिलेगा लेकिन अपोजिट फेज में मिलेगा। इस अपोजिट फेज का यदि मैं कुछ सैंपल उठा लूँ, कुछ हिस्सा उठा लूँ और वो इसके इनपुट में दे दूँ तो इनपुट इस फेज में और जो इनपुट यहाँ फीडबैक आ रही है वो अपोजिट फेज में, तो ऑब्वियसली ये इनपुट को कम कर देगा। तो ऐसा काम क्यों किया हमने, ये आगे फीडबैक सर्किट का भी मैं लेक्चर बनाऊंगा तो फीडबैक सर्किट बनाऊंगा तो वहाँ अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन यहाँ एक बार समझ लो कि ऐसा क्यों किया। नेगेटिव फीडबैक जनरली स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है। नेगेटिव फीडबैक सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए दिया जाता है। जब मैं बाइसिंग सर्किट्स की बात करूँगा तो स्टेबिलिटी पे और बात करूँगा मैं, स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। फिलहाल ये समझ लो कि स्टेबिलिटी के लिए दिया जाता है। और स्टेबिलिटी क्यों स्टेबिलिटी, क्योंकि यदि आप ये चाहते हो आपका सिस्टम वर्क करता रहे तो उसको स्टेबल होना पड़ेगा, वहाँ स्टेबिलिटी चाहिए हमें। ठीक है, तो क्या है कि RE सिस्टम का, पूरे सिस्टम का गेन कम करता है, पूरे सिस्टम का गेन रिड्यूस कर देता है। और गेन क्या होता है, गेन होता है, यदि मैं वोल्टेज गेन की बात करूं, V आउटपुट बाय V इनपुट, ये होता है गेन। दिस इज AV, दिस इज AV वोल्टेज गेन। तो ये गेन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा यदि मैं ये फीडबैक लगा दूं तो। और गेन डिक्रीज होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन स्टिल फिर भी मैं इसको यूज़ करता हूँ। वो इसलिए यूज़ करता हूँ कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। एक आदमी है उसको सैलरी मिलती है 50,000 पर मंथ, स्टेबल है उसकी जो सैलरी है वो स्टेबल है। और एक है जो किसी मंथ में तो 10,000 कमाता है, किसी मंथ में 1 लाख कमाता है, किसी मंथ में 20,000, किसी मंथ में हो सकता है 70,000। तो वहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हु इज़ बेटर, हम बोलेंगे जो आदमी स्टेबल है, जिसकी 50,000 स्टेबल सैलरी है वो बेटर है। ठीक है, ये तो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड था। लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के ऊपर आता हूँ तो रिलायबिलिटी तभी आती है। रिलायबल क्या होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं यदि वो मिले तो वो सिस्टम रिलायबल है। यदि एक सिस्टम रिलायबल नहीं होगा, आप एक मशीन पे काम कर रहे हो, रिलायबिलिटी उसकी है नहीं, और वो मशीन के नीचे आप काम कर रहे हो, वहाँ आप जो कोई जॉब लगा रहे हो, जॉब लगाने का मतलब क्या है, कोई पीस रख रहे हो जिसके ऊपर आपने काम करना है और वो मशीन चल जाए, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। तो रिलायबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, भले ही आपको वहाँ गेन कम मिल जाए। ठीक है, और रिलायबिलिटी मीन्स स्टेबिलिटी होना ज़रूरी है, सिस्टम का स्टेबल होना ज़रूरी है। और स्टेबल करने के लिए हमेशा नेगेटिव फीडबैक देते हैं। नेगेटिव फीडबैक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हमने नेगेटिव फीडबैक के लिए ये स्टेबिलिटी लेने के लिए ये दिया, ये रेजिस्टेंस लगाया RE। अब बात आती है ये क्यों लगाया और ये क्यों लगाए। ये
इनको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर। इन दोनों का काम एक ही है कि जब हम कोई एम्पलीफायर डिज़ाइन करते हैं, तो एम्पलीफायर डिज़ाइन कर लिया हमने, सिस्टम को स्टेबल बना लिया। सिस्टम को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, देखिए शुरू में क्या किया, शुरू में ये नहीं लगाए, शुरू में ये नहीं लगाए, कोई इनपुट सिग्नल नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया, सिर्फ क्या लगाया, ये वोल्टेज डीसी वोल्टेज लगाई। चक्की में गेहूं डालने से पहले उसको लाइट इलेक्ट्रिसिटी से सिर्फ ऑन करते हैं, चलाते हैं, उसकी सेटिंग करके उसके कि कितना मोटा पीसना है, कितना बारीक पीसना है, उसके जो स्टोन्स होते हैं उनका डिस्टेंस सेट करने के बाद तब उसमें गेहूं डाला जाता है। उसको स्टेबल पोजीशन देने के बाद, चक्की को स्टेबल पोजीशन देने के बाद तब उसमें गेहूं डाला जाता है। यदि आपने चक्की ऑन की और वो खड़ 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 की आवाज़ कर रही है, कोई ऐसी आवाज़ आ रही है जो नहीं आनी चाहिए, तो इट मीन्स वो स्टेबल नहीं है। अभी आप उसको पहले स्टेबल बनाओगे फिर काम करना शुरू करोगे। सेम वे यहाँ पर भी हमने यही काम किया है कि पहले हमने सिस्टम को स्टेबल बनाया है, उसके ऊपर AC सिग्नल अप्लाई, उसके ऊपर इनपुट देने से पहले हमने इसको स्टेबल किया है। और स्टेबल करने ये भी नहीं लगाया, ये भी अभी हटा देता हूँ, देखो शुरू में हमने ये भी नहीं लगाया, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, हमने सिस्टम को स्टेबल बनाया पहले। ठीक है, सिस्टम स्टेबल हो गया। सिस्टम स्टेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, RE लगाया। RE लगाने से क्या होगा, सिस्टम स्टेबल हो गया। अब सिस्टम स्टेबल होने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर AC सिग्नल लगाया और जो कंपोनेंट हैं वो लगाए। अब एक बात ध्यान रखिए, ये जो सिस्टम है उसके ऊपर मैंने DC वोल्टेज लगाई और उस DC वोल्टेज को लगाते हुए ये सिस्टम स्टेबल है। इसको हम बोलते हैं क्यू स्टेट बोलते हैं, क्वेश्चन स्टेट। क्वेश्चन एक लिटरेचर का मीनिंग है, QUOTIENT, क्वेश्चन का मीनिंग है शांत, जैसे समुद्र शांत होता है जिसमें कोई लहर नहीं उठती, तो वो क्वेश्चन होता है। इस ऐसी स्टेट को जब मैं कोई भी इनपुट सिग्नल अप्लाई ना करूँ, जब मैं कोई भी AC सिग्नल इनपुट में अप्लाई ना करूँ, तो उसको क्यू स्टेट बोलते हैं। तो क्यू स्टेट में मैंने इसको स्टेबल कर लिया। स्टेबल करने के बाद फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर अब AC सिग्नल लगाऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यदि मैंने इसको एक बार स्टेबल कर दिया, क्यू स्टेट में स्टेबल कर दिया, क्वेश्चन स्टेट में स्टेबल कर दिया, तो उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि इसके अंदर कोई भी इंटरफेरेंस ना हो किसी भी DC सिग्नल की। किसी भी DC सिग्नल इतना लगा के मैंने इसको स्टेबल बना दिया। अब मैं ये चाहूँगा कि बाहर की कोई डिस्टर्बेंस इसको हिला ना सके, बाहर की कोई डिस्टर्बेंस को डिस्टर्ब ना कर सके। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं इसके शील्ड लगा दूंगा, इसकी रक्षा करने के लिए शील्ड लगा दूंगा। और वो शील्ड किस फॉर्म में होगी, वो शील्ड किस फॉर्म में होगी, वो होगी कपलिंग कैपेसिटर्स की फॉर्म में। वो शील्ड किस फॉर्म में होगी, कपलिंग कैपेसिटर्स की फॉर्म में। ये कपलिंग कैपेसिटर लगा दी, ये कपलिंग कैपेसिटर लगा दी, ये इसकी रक्षा करने के लिए लगाया है, सो दैट कि हमने स्टेबिलिटी इसको दी थी और वो स्टेबिलिटी रहे, वो अनस्टेबल ना हो। ये मैंने कपलिंग कैपेसिटर इसलिए लगाया है कि यहाँ से कोई DC लेवल इसके अंदर एंटर ना कर सके, और ये मैंने इसलिए लगाया है यहाँ से कोई DC लेवल बाहर ना जा सके, मीन्स इसके अंदर फ्लो ना करे। ठीक है, अब देखिए यहाँ आपने इनपुट लगा दिया, यहाँ से फिल्टर यूज हो रहा है, दिस इज फिल्टर। ये जो कैपेसिटर होता है, आप जानते होंगे कि कैपेसिटर DC को ब्लॉक करता है और AC को पास करता है। उसके लिए आप फार्मूला समझ सकते हैं, XC = 1/ωc। इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 2πf। ओमेगा मीन्स 2πf। ठीक है, 2πf इट मीन्स फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी इसका रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस कम होता चला जाएगा। ठीक है, और जितना फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना इसका रिएक्टेंस ज़्यादा। और रिएक्टेंस लेमैन लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि ये एक हर्डल है, या आप ये कह सकते हो कि ये एक रेजिस्टेंस ही है एक टाइप का। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में समझाने के लिए। लेकिन दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। तो क्या होगा कि इसका काम वही है जो एक रेजिस्टेंस का होता है, मीन्स XC का सिग्निफिकेंस वही है जो एक रेजिस्टर का होता है। और रेजिस्टेंस क्या होता है, हर्डल इन द फ्लो ऑफ करंट।
और ऐसे ही क्या होता है, XC रिएक्टेंस इज ऑल्सो हर्डल इन द फ्लो ऑफ करंट, बट इट इज टेम्परेचर, इट इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो क्या होगा, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये एज ए ओपन सर्किट काम करते हैं। इट मीन्स जीरो फ्रीक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट काम करेगी, ये फ्लो नहीं करेगी, ऐसे यहाँ से फ्लो नहीं करेगी। हो गया ये कंसेप्ट क्लियर, ये क्यों लगे हैं। अब बात आती है ये क्यों लगा है, बाईपास कैपेसिटर क्यों लगा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिस्टम को स्टेबल कर लिया था क्यू स्टेट के अंदर, मैंने करके दिखाया था अभी, क्यू सिस्टम को स्टेबल कर लिया और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हुए हमें लॉस हुआ है। लॉस क्या हुआ है, गेन का लॉस हुआ है। लेकिन हमें सिस्टम स्टेबल भी चाहिए, इसलिए हमने उसका सेक्रीफाइस किया, हमने गेन का सेक्रीफाइस किया और हमें जो सर्किट मिला वो एक स्टेबल सर्किट मिल गया विद सम लॉस ऑफ गेन। अब मैंने सिस्टम को क्यू स्टेट में बात कर रहा था अभी तक, अब मैंने सिस्टम पे इनपुट वोल्टेज भी लगा दी, इनपुट सिग्नल लगा दिया, एनालॉग सिग्नल लगा दिया, जिसको हमने प्रोसेस करके आउटपुट में एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए। मैं सिस्टम ऑलरेडी स्टेबल है, मैं नहीं चाहता कि ये सिस्टम के अंदर और भी ज़्यादा अब लॉस हो, सिग्नल का गेन का लॉस हो, मैं ये नहीं चाहता। तो क्या है, यदि मैं ये कैपेसिटर नहीं लगाऊंगा, यदि मैं कैपेसिटर नहीं लगाता तो क्या होगा, ये कैपेसिटर नहीं लगाता मैं, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो ये जो वोल्टेज है जो मैंने अब अप्लाई की है वोल्टेज वी इन, ये भी यहाँ से पास करेगी, इसका रूट भी तो यही रहेगा। इट मीन्स इसका ड्रॉप भी यहाँ होगा, और जो ड्रॉप यहाँ हो जाएगा, जो भी ड्रॉप यहाँ होगा वो क्या होगा, किस फॉर्म में होगा वो ड्रॉप नेगेटिव फीडबैक देगा, वो ड्रॉप गेन कम करेगा। तो मैं नहीं चाहता कि ये वोल्टेज यहाँ से पास करे, इसलिए मैंने इसको एक बाईपास रास्ता दे दिया, और वो बाईपास रास्ता ये है। ये एक एसी सिग्नल है, हाई फ्रीक्वेंसी का एसी सिग्नल है। हाई मीन्स इट इज़ नॉट वेरी लो, वेरी हाई भी नहीं कहूँगा, बट मीडियम फ्रीक्वेंसी में मानता हूँ, किलो हर्ट्ज में भी आप ले लोगे तो ये एक ऐसी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है। तो इट मीन्स कि ये जो कैपेसिटर है ये इसके लिए एज ए शॉर्ट सर्किट पाथ, ऑलमोस्ट शॉर्ट सर्किट पाथ, लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करेगा। यदि ये इसके लिए लो रिएक्टेंस पाथ ऑफर करेगा तो इट मीन्स सारा फ्लो यहाँ होगा, इस वोल्टेज का यहाँ जो सिग्नल लगा इसका फ्लो यहाँ से हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ दिस यहाँ जाएगा तो बहुत कम जाएगा। यदि ये प्योरली शॉर्ट सर्किट है तो यहाँ कुछ भी नहीं जाएगा। इट मीन्स हमने अननेसेसरी नेगेटिव फीडबैक को बचा लिया। यदि यहाँ नेगेटिव फीडबैक हो जाता तो क्या होता, और भी लॉस होता, आपका गेन का और लॉस होता। तो इट प्रोवाइड्स ए बाईपास पाथ टू द इनपुट सिग्नल उसको, और वो ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपने वो नहीं करोगे तो आपका सिस्टम के अंदर लॉस और बढ़ेगा, गेन और डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, ये बाईपास कैपेसिटर लगाया है। अब क्या होगा, जो डीसी सिग्नल यहाँ लगा हुआ है जिसका हम फीडबैक करना चाहते थे, पर्पसली करना चाहते थे नेगेटिव फीडबैक, वो अब भी यहीं से जाएगा, क्योंकि फॉर डीसी ये डीसी को पास नहीं होने देगा। तो डीसी तो जाएगी यहाँ से, और जो एसी सिग्नल जाएगा वो जाएगा यहाँ से। हो गया पर्पस सॉल्व। ठीक है, ये आपका सर्किट डायग्राम बन गया। हाँ, आरसी रह गया। आरसी क्यों है, आरसी आउटपुट लेने के लिए यूज़ होता है। आरसी की जो वैल्यू होती है वो आउटपुट लेने के लिए यूज़ होती है। आरसी की वैल्यू जो है वो हम बहुत ज़्यादा रखेंगे तो भी हमें लॉस है, और बहुत कम रखेंगे तब भी हमें लॉस है। इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं रख सकते, बहुत कम भी नहीं रख सकते। और कैसे बहुत ज़्यादा या बहुत कम कैसे पता लगेगा आपको, ज़्यादा या कम नहीं रख सकते, वो मैं भी बताता हूँ आपको कैसे, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए, अब मैं आपको इसका डीसी मॉडल बना के दिखाता हूँ, फिर एसी मॉडल बना के दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी ये चीज़, इसको बहुत ज़्यादा या बहुत कम क्यों नहीं रख सकते। इसका डीसी मॉडल मैं इस सर्किट का ही बना रहा हूँ, डीसी मॉडल जो ऊपर बना हुआ है। डीसी मॉडल बनाते हुए क्या करेंगे, जब भी आप डीसी मॉडल बनाएंगे तो एसी सोर्स जो भी लगे हुए हैं उन सोर्सेज को आप क्या करो, शॉर्ट कर दो। जो भी देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम यदि आपने पढ़ी होगी तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या करती है, जब आप एक वोल्टेज सोर्स ले रहे हो तो बाकी जो सोर्सेज हैं उन सभी को
यदि वो वोल्टेज सोर्स है तो शॉर्ट कर दो, और यदि वो करंट सोर्स है तो ओपन कर दो। तो जब आप ये डीसी सोर्स ले रहे हो तो इस सोर्स को शॉर्ट कर दो, ठीक है। और जब आप डीसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ जो कैपेसिटर्स हैं वो हाई रिएक्टिव पाथ, या आप ये कह सकते हो एज ए ओपन सर्किट वर्क करेंगे, एज ए ओपन सर्किट वर्क करेंगे। देखिए अब ध्यान से, ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया और ये ओपन हो गया, बचा क्या फिर, क्या बचेगा? देखिए मैं इसको साफ ही कर देता हूँ दोबारा से, ये साफ हो गया, ये भी साफ हो गया, ठीक है, ये साफ हो गया, और इधर से ये साफ हो गया। ये है डीसी मॉडल, दिस इज डीसी मॉडल। अब ये डीसी मॉडल बच गया। अब इस डीसी मॉडल में आप देख रहे होगे, आपको क्लियरली दिखेगा ये वोल्टेज यहाँ आ रही है, ये वोल्टेज यहाँ आ रही है, ये वोल्टेज यदि यहाँ आ रही है, इट मीन्स जो आउटपुट में जो वोल्टेज मिलेगी मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये वोल्टेज यदि यहाँ आ रही है, इट मीन्स कलेक्टर और एमिटर के बीच में वोल्टेज कम आएगी। अब VCE पे वोल्टेज कम आएगी। यदि VCE पे वोल्टेज कम आएगी, इट मीन्स क्या हुआ कि आपका वोल्टेज लॉस हो रहा है। इट मीन्स ये है कि आपका वोल्टेज लॉस हो रहा है, और लॉस किसके कारण हो रहा है? इसके कारण हो रहा है। इसके देखो अभी एट प्रेजेंट जो कि यदि आप KVL लगाओ तो यहाँ से यहाँ तक का पाथ यदि आप फॉलो करोगे, तो यहाँ से ग्राउंड तक का पाथ आप फॉलो करोगे तो क्या होगा? VCC का ड्रॉप कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। RC के अक्रॉस हो रहा है, RE के अक्रॉस हो रहा है और इसके अक्रॉस हो रहा है। देखो RE की तो हमें ज़रूरत है, RE तो हमें चाहिए, नेगेटिव फीडबैक करने के लिए चाहिए, ठीक है। लेकिन RC क्यों चाहिए? RC तो यहाँ नेसेसरी लॉस कर रहे हैं ना। RC को मैं जीरो कर दूँ, यदि मैं RC को हटा देता हूँ, RC को मैं शॉर्ट कर देता हूँ, तो मुझे बहुत फ़ायदा है कि ये शॉर्ट हो गया। अब मेरा जो लॉस है वो जो VCC है, VCE है, सॉरी VCE है, वो क्या हो जाएगा? दिस विल बी VCC माइनस RE, ICRE, ये हो जाएगा, ठीक है, यदि मैंने इसको हटा दिया तो। लेकिन उससे एक बहुत बड़ा लॉस होने वाला है, वो अभी आज थोड़ी देर में समझ आएगा आपको। तो इट मीन्स क्या हुआ कि मैं RC को शॉर्ट करूं या ना करूं, यहाँ देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट करना ठीक है, शॉर्ट करने से मुझे फ़ायदा होने वाला है। ये हो गया डीसी मॉडल। अब इस डीसी मॉडल के अंदर सिर्फ हम डीसी सिग्नल, डीसी वोल्टेज ही दी है और कोई नहीं दी। यहाँ से मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं बात करूँगा एसी मॉडल की। एसी मॉडल में हम क्या करेंगे? एसी सिग्नल रखेंगे, ठीक है, एसी सिग्नल रखेंगे, और क्या है, डीसी सिग्नल को शॉर्ट कर देंगे। डीसी को हम शॉर्ट करने जा रहे हैं। अब मैं आपको एसी मॉडल बता रहा हूँ, ध्यान से देखना इस एसी मॉडल को। जब मैं एसी मॉडल की बात करूँगा तो मैं क्या करूँगा कि इस वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे। डीसी वोल्टेज को शॉर्ट करने का मतलब क्या है? ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और कैपेसिटर्स एसी के लिए कैसे वर्क करते हैं? एज ए शॉर्ट सर्किट। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। देखिए आप ध्यान से, ठीक है, जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जब क्यों? क्योंकि जब एक शॉर्ट सर्किट होता है कहीं भी और उसके पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस होता है तो उस रेजिस्टेंस का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है फिर, ठीक है। तो क्या है, ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया, ये सब शॉर्ट हो गए। तो आप ये देखेंगे, और इसको मैंने यहाँ से उठा के कहाँ कनेक्ट कर दिया? इसको मैंने यहाँ से उठा के यहाँ से कनेक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया इसको, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया यहाँ, ठीक है। और ये शॉर्ट हो ही गए, ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया और ये शॉर्ट हो गया। अब यदि आप थोड़ा सा इसमें अपनी बुद्धि लगा के देखोगे तो आपको ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। सो देख लेना, इसको अच्छे से देख लेना कि आपको ये सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ तो V इन लगा हुआ है और
यहाँ लगा हुआ है R1, यहाँ लगा हुआ है R2, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ कैपेसिटर, ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, और ट्रांजिस्टर के बाद ये लगा हुआ है, और इसके बाद यहाँ जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है RC। और मैं थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूँ नीचे से, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, देख लेना आप। और क्या है, और क्या करेगा ये, और क्या दिखाई देगा आपको, और RC, और यहाँ जो दिखेगा वो RL दिखेगा। यदि इसके अंदर जो मैंने बताया वो काम करोगे तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ यहाँ से कनेक्ट होगी, इसका दूसरा सिरा, एक सिरा तो इसका यहाँ से कनेक्ट हो, और दूसरा सिरा इसका कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, नीचे से। यही काम किया मैंने, इसका दूसरा सिरा वो नीचे कनेक्ट कर दिया मैंने। एक सिरा तो इसके साथ था कनेक्ट, और दूसरा सिरा कहाँ है, नीचे से कनेक्ट कर दिया। और यहाँ देखिए, इसका एक एज तो कलेक्टर के साथ था, और दूसरा सिरा इसका कहाँ से कर दिया मैंने, ग्राउंड नीचे कनेक्ट कर दिया, और ये RL है। अब देखिए ध्यान से इस सर्किट को, और ये शॉर्ट हो ही गया, ये शॉर्ट हो ही गया था, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इस सर्किट को, यदि मैं RC को शॉर्ट कर दूं तो क्या आपको आउटपुट मिलेगी? ध्यान से देखो, यदि मैं RC को शॉर्ट कर दूं तो क्या आपको आउटपुट मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि लोड के पैरेलल में शॉर्ट सर्किट पाथ आ गया, तो इट मीन्स आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। इट मीन्स RC का, यदि मैं इस सर्किट को देखूं तो RC जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपको आउटपुट में फ़ायदा है, उतना ही आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगी। और यदि मैं DC मॉडल को देखता हूँ तो RC जितना कम है उतना ही मुझे फ़ायदा है, क्योंकि लॉस कम हो रहा है। इट मीन्स जो RC की वैल्यू है दैट मस्ट बी ऑप्टिमम, बीच किसी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। एक टाइम ऐसा आएगा, पहले तो क्या करेंगे आप, RC की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, आपको फ़ायदा हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा जब उससे ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज़ नहीं होगा, फिर डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो एक ऑप्टिमम वैल्यू हम यूज़ करते हैं। ये मैंने आपको क्या बना के दिखा दिए, AC और DC मॉडल। अब AC और DC मॉडल जब आपने किए हैं तो मैंने क्यू स्टेट की बात की, क्वेश्चन स्टेट की बात की। तो अब देखो, अब मैं दोबारा उसी के ऊपर आता हूँ जो हमने जहाँ पर छोड़ा था, यहाँ छोड़ा था हमने। ऑपरेटिंग पॉइंट की बात करते हैं अब। ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है? देखिए, मैंने वहाँ इतनी सारी बात की, क्यू स्टेट की बात की, तो ऑपरेटिंग पॉइंट जो होता है उसको क्यू पॉइंट भी हम बोलते हैं यदि क्वेश्चन स्टेट की बात करते हैं तो, ठीक है। अब ऑपरेटिंग पॉइंट क्या है? ऑपरेटिंग पॉइंट वो है जो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट और इनपुट करंट की जिन वैल्यूज़ को के ऊपर आपका सिस्टम वर्क कर सकता है। सपोज करो कि पहली चीज़ तो ये देखो, ये जो लोड लाइन आई ना, इस लोड लाइन के ऊपर यदि आपने कोई पॉइंट लिया, सपोज करो ये पॉइंट लिया, यहाँ पॉइंट लिया कोई, तो वो लोड लाइन के ऊपर ये वर्क, उन वैल्यूज़ के लिए आपका ट्रांजिस्टर स्टेबल होगा, अदरवाइज स्टेबल नहीं होगा। देखो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, आप देखोगे तो देयर आर इनफाइनाइट वैल्यूज़, इस लाइन के ऊपर भी इनफाइनाइट वैल्यूज़ हैं। अब लोड लाइन आपको क्या देता है? लोड लाइन गिव्स यू द कॉम्बिनेशन ऑफ IC, VC एंड IB, फॉर दैट योर ट्रांजिस्टर वर्किंग इज स्टेबल, ट्रांजिस्टर इज स्टेबल। जहाँ पर आपकी ट्रांजिस्टर स्टेबल है वो वैल्यूज़ देता है आपको, ठीक है। तो सिस्टम को स्टेबल बनाना ज़रूरी है, ठीक है। और ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा, ये भी समझ लो, ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ कहीं लाई करेगा इसके अंदर। ये अब देखिए मैंने क्या लिया, मैं ये कहता हूँ कि इससे नीचे ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए और इससे ऊपर ऑपरेटिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। ये दो एक्सट्रीम्स हो गए, क्योंकि मैंने ये माना था कि इससे नीचे मैं जाऊँगा तो कट ऑफ रीजन आ जाएगा, इससे ऊपर जाऊँगा तो मैं सेचुरेशन रीजन आ जाएगा।
तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाई करना चाहिए। यदि इधर चला गया तो सैचुरेशन में चला जाएगा, यदि इधर चला गया तो कहाँ चला जाएगा, कट ऑफ रीजन के अंदर। तो ऑपरेटिंग पॉइंट की एक्सट्रीमिटीज ये आ गई, एक्सट्रीम पोजीशन ये आ गई। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, ऑपरेटिंग पॉइंट यदि यहाँ होगा, सपोज करो ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है, तो क्या होने वाला है, तो आपका जो आउटपुट होगी वो कैसे आ सकती है, इस टाइप में आ सकती है। कोई भी सिग्नल यदि इस लाइन लिमिट को क्रॉस कर गया, कोई भी सिग्नल, तो क्या है वो क्लिप हो जाएगा। कोई भी सिग्नल इस लाइन को क्लिप कर गया, क्रॉस कर गया तो क्लिप हो जाएगा। अब देखिए, यदि यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट है, यहाँ ऑपरेटिंग पॉइंट है, तो सिग्नल कैसा आएगा, क्लिप हो गया। इससे ऊपर का सिग्नल क्लिप हो गया, दिखेगा ही नहीं आपको, और इससे नीचे का सिग्नल आपका पूरा आएगा। और यदि ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ गया, इधर आ गया, तो क्या होगा, ऊपर तो आपको सिग्नल पूरा मिलेगा, और नीचे वाला सिग्नल जो है दैट विल बी क्लिप्ड, वो क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा इससे नीचे का सिग्नल। ठीक है, तो मैं यहाँ जो बताना चाह रहा था कि लोड लाइन का कंसेप्ट क्या है, लोड लाइन का सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ड्रॉ करनी पड़ी लोड लाइन। लोड लाइन इसलिए ड्रॉ करनी पड़ी कि लोड लाइन आपको ये बताता है कि किन वर्किंग वोल्टेजेस के लिए, किन वोल्टेजेस के लिए आप काम करो, किन डीसी वोल्टेज, क्या डीसी वोल्ट लगाओ। कि देखो क्यू स्टेट की जब हमने बात की थी, मैंने आपको ये बताया था कि आपका सिस्टम क्यू स्टेट में जब है तो आपने कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा, कोई भी एसी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा। तो जब आपने कोई इनपुट सिग्नल, एसी सिग्नल अप्लाई नहीं कर रखा, तो इसका मतलब क्यू स्टेट में है। और जब क्यू स्टेट के अंदर है तो उस टाइम आपको आईसी की वैल्यू, वीसीसी की आईसी की वैल्यू, वीसीई की वैल्यू और आईबी की पर्टिकुलर वैल्यूज़ होंगी, कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिन पर आपका सिस्टम स्टेबल होगा। अदरवाइज मान लिया कहीं ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए ऑपरेटिंग पॉइंट, तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। यहाँ आ जाए तो भी नहीं होगा, यहाँ आ जाए तो भी नहीं होगा, ठीक है, यहाँ आ जाए तो भी नहीं होगा। तो इन वैल्यूज़ के लिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा ना, यहाँ आ जाए तो भी नहीं होगा, यहाँ आ जाए तो भी नहीं होगा, यहाँ होगा तो भी नहीं होगा। तो इन वैल्यूज़ के लिए सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। तो सिस्टम स्टेबल कहाँ होगा, पर इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए ही सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये मैंने लोड लाइन के बारे में बताया, और इसमें और क्या बता सकते हैं। चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मैंने लोड लाइन का कंसेप्ट यहाँ आपको बताया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि लोड लाइन की तो हमने ड्रॉ कर ली, अब उसके बाद क्या है, इसके अंदर ऑपरेटिंग पॉइंट हमने सेट कर लिया। ऑपरेटिंग पॉइंट सेट करने के बाद वो ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल हो सकता है, और वो अनस्टेबल कैसे होता है, उसको अनस्टेबिलिटी से बचाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाइसिंग करनी पड़ेगी। और बाइसिंग जब आप करेंगे तो उस बाइसिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।